11 अगस्त का दिन था। मनीषा रोज की तरह सुबह जल्दी उठती है। मनीषा की उम्र 19 साल थी। वो हरियाणा के भिवानी जिले के ढाणी लक्ष्मण गांव में रहती थी अपने परिवार के साथ। पढ़ने लिखने में बहुत तेज। मनीषा का सपना था कि वो बड़ी होकर एक नर्स बने, जिसके लिए वो आगे नर्सिंग की पढ़ाई पढ़ना चाहती थी। परिवार की फाइनेंशियल स्थिति ना ही ज़्यादा अच्छी थी ना ही ज़्यादा खराब थी, लेकिन आगे पढ़ने के लिए मनीषा ने अपने दादाजी से बात की थी, रामकिशन जी से। वो इसके आगे पढ़ाई के लिए तैयार थे, बल्कि पूरा परिवार मनीषा को आगे पढ़ने के लिए पूरा सपोर्ट करता था। लेकिन 1 महीने पहले मनीषा ने एक प्ले स्कूल को ज्वाइन किया था एज अ टीचर। वहाँ पर वो छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। वो स्कूल उसके घर से 6 किलोमीटर की दूरी पर सिंघानी गांव में था। स्कूल आने जाने के लिए मनीषा बस का इस्तेमाल करती थी। स्कूल से मनीषा को बस सुबह 7:30 बजे घर पे पिक करने आती थी और दोपहर को 3:30 बजे तक वो बस मनीषा को वापस उसके घर पे छोड़ देती थी। ना ही इधर उधर जाना और ना ही कभी घर आने में लेट होना, यही मनीषा का डेली रूटीन था। उस दिन भी सुबह 7:30 बजे मनीषा के घर के बाहर स्कूल की बस आती है। मनीषा के घर वालों को नहीं पता था कि आज वो मनीषा को आखिरी बार जिंदा देख रहे हैं। मनीषा बस में बैठकर स्कूल के लिए चली जाती है। दिन में 11:23 पे मनीषा अपने पिता संजय कुमार को कॉल करती है। दोनों की आपस में बात होती है। संजय मनीषा को कहता है कि उसके स्कूल के पास में ही 2 किलोमीटर की दूरी पर एक नर्सिंग कॉलेज है, जहाँ पर एडमिशन के फॉर्म निकले हुए हैं। तो वापस आते वक्त उस कॉलेज में चली जाना और इस फॉर्म को लेते हुए आना और इसके बारे में पता करके आना। और इसके बाद फ़ोन कट जाता है। 3:30 बज जाते हैं। मनीषा घर नहीं आती। रोज़ाना की तरह मनीषा के दादाजी फिक्र करने लग जाते हैं। समय 3:30 से ज़्यादा का हो जाता है। मनीषा घर नहीं पहुंचती। मनीषा के दादाजी यानी कि रामकिशन जी, उनको फिक्र होने लग जाती है। तो वो उस बस के ड्राइवर को कॉल करते हैं और उससे पूछते हैं कि उनकी लड़की अभी तक घर नहीं आई है। तो वो बताता है कि उसको मनीषा ने कहा है कि उसको आज कुछ काम है, लेट हो जाएगा, तो आप निकल जाना। दादा को और फिक्र होने लग जाती है। वो अपने बेटे संजय को कॉल करता है। तो संजय सारी बात बताता है कि मनीषा ऐसे स्कूल खत्म होने के बाद उस कॉलेज में गई है एडमिशन के फॉर्म के लिए। उसको आने में शाम तक का समय लग जाएगा। 6-6:15 बजे तक मनीषा घर आ जाएगी। लेकिन ये समय भी बीत जाता है। घर में टेंशन का माहौल हो जाता है। 6:26 पे मनीषा अपने पिता संजय कुमार के पास कॉल करती है, लेकिन कॉल पिक नहीं होती। 10 सेकंड के फासले में संजय कुमार वापस मनीषा पे कॉल बैक करते हैं, लेकिन 2 रिंग के बाद वो कॉल कट जाती है। वो दोबारा ट्राई करते हैं, फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। कई बार ट्राई करने के बाद भी फ़ोन लगातार बंद आ रहा था। पूरा घर घबराने लग जाता है। उसी समय मनीषा के पिता संजय कुमार बस पकड़ के सीधे सिंघानी पहुंचते हैं। वहां पर समय को ज़्यादा ना खराब करते हुए वो सीधे 112 पे कॉल करते हैं। 112 की गाड़ी आती है, पुलिस वाले आते हैं। संजय सारी बात उनको बताता है। अब संजय और वो पुलिस वाले ये लोग उस नर्सिंग कॉलेज में जाते हैं। वहां पर घुसते ही संजय को कुछ अजीब सा लगता है। वहां पर इनको 3 लोग मिलते हैं, जिनमें से 2 लोगों ने शराब पी रखी थी, एक ठीक था। पुलिस पूछती है कि कोई लड़की आई थी यहाँ पे, तो वो मना कर देते हैं। रजिस्टर चेक करते हैं, रजिस्टर में भी कोई एंट्री नहीं। सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए पुलिस कहती है, तो वो ये कहकर मना कर देते हैं कि स्टाफ नहीं है, कल आना। संजय और वो 112 वाले ऑफिसर ये लोग वापस चले जाते हैं। 112 की गाड़ी संजय को वापस वहीं सिंघानी पे छोड़ देती है और उनसे कहती है कि तुम्हारा थाना लोहारू में, तुम एक काम करो, लोहारू थाने में जाके कंप्लेंट फाइल करो। अगले दिन यानी 12 अगस्त को संजय सुबह सुबह लोहारू थाने पहुंचता है कंप्लेंट देने के लिए। वहां पर मौजूद पुलिस इस मामले को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती है, उल्टा संजय से ही बदतमीजी से बात करती है। संजय उसको बताता है कि उसकी बेटी पिछले 1 दिन से लापता है, तो उसके साथ कोई चले उस कॉलेज में और आगे की तफ्तीश करे और सीसीटीवी की जांच करे। उल्टा पुलिस उससे ही उल्टी बात करने लग जाती है। कहती है कि कहीं गई होगी, घूमने गई होगी, आ जाएगी 2-1 दिन में, आराम करो। संजय वहीं बैठा रहता है। धीरे धीरे समय बीतता रहता है। तभी एसआई शकुंतला संजय के साथ उस कॉलेज में जाती है। संजय और एसआई शकुंतला वहां पे पहुंचते हैं। कॉलेज का गेट बंद था। पुलिस की गाड़ी बाहर ही खड़ी होती है। छोटे वाले गेट से ये लोग अंदर एंटर होते हैं। वहां कुछ लोग बैठे थे। उन बैठे हुए लोगों में से एक आदमी था जो संजय को 1 रात पहले मिला था, जब वो 112 वाले पुलिस ऑफिसर्स के साथ उस कॉलेज में गया था। अब संजय और पुलिस वाले सीसीटीवी देखने के लिए कहते हैं, लेकिन वो लोग ये कहकर मना कर देते कि अब कॉलेज बंद हो चुका है, स्टाफ नहीं है, आप लोग कल आना। अब संजय और एसआई शकुंतला दोनों कॉलेज से बाहर आ जाते हैं। एसआई शकुंतला संजय से कहती है कि कल तुम आ जाना और सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेना। वो कल नहीं आ पाएगी क्योंकि उसको भिवानी में कुछ काम है। और संजय को वहीं कॉलेज के बाहर छोड़कर एसआई शकुंतला वापस चली जाती है थाने में। अब गांव का सीन है। संजय आसपास के लोगों से पूछता है, लेकिन उसे कोई भी जानकारी नहीं मिलती। संजय वापस थाने में जाता है और फाइनली फैमिली, गांव वाले सबके प्रेशर की वजह से पुलिस शाम को मनीषा के मिसिंग की एफआईआर लिखती है। अब 13 अगस्त
कि सुबह का टाइम था। संजय को रेडी होकर सीधे कॉलेज जाना था, सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के लिए। वो ऐसा शकुंतला को कॉल करता है। उससे पहले कि वो कुछ कहता, ऐसा शकुंतला उससे कहती है कि उस कॉलेज से 500 मीटर की दूरी पर किसी लड़की की लाश मिली है, तो तुम एक काम करो, वहां पर आ जाओ। ये सुनकर संजय बिल्कुल घबरा जाता है। वो अपने दोस्त की मोटरसाइकिल उठाता और सीधे उस जगह पे पहुंचता है। वहां पर बहुत भीड़ लगी हुई थी, किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। संजय आगे जाता है तो बताता है कि 2 दिन से उसकी बेटी लापता है। वो लोग उसको अंदर बुला लेते हैं और उसको बॉडी दिखाते हैं। मरने वाली लड़की मनीषा ही थी। बॉडी की हालत बहुत खराब थी। गर्दन और कंधे बिल्कुल अलग थे। 5 इंच खाली खाली जुड़ी हुई थी। आंखें गायब थी। मुंह पे एसिड जैसा कुछ फेंका गया हो वैसा उस टाइम पे देखने में लग रहा था। बॉडी के ऐसा लग रहा था कि इंटरनल पार्ट्स नहीं है, और उस समय देखने पर लग रहा था कि कुछ बहुत ही भयंकर हुआ है। पुलिस ने उस समय कोई भी स्टेटमेंट रिलीज नहीं करी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिवानी के सिविल हॉस्पिटल में भेजा जाता है। पुलिस मर्डर के संदर्भ में केस को रजिस्टर करती है। अगले दिन यानी कि 14 अगस्त को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। इसके हिसाब से शरीर को जानवरों ने नोचा हुआ है। आंखें, सांस की नली, इंटरनल ऑर्गन्स, लंग्स के कुछ हिस्से, ये सब शरीर से गायब थे। अब मनीषा के पिता बॉडी को ले जाने से मना कर देते हैं। पूरा गांव वहीं हॉस्पिटल के बाहर बैठ जाता है। घर वाले पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। उनका बस इतना सा ही कहना था कि आप लोग आरोपियों को पकड़ो और उसको सजा दो, तब तक वो लोग बॉडी को नहीं लेके जाएंगे। 15 अगस्त को लोहारू थाने के 5 लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है जो इस केस पे काम कर रहे थे। नई टीम का चयन होता है जो इस केस को आगे इन्वेस्टिगेट करेंगी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए फिर से रोहतक के पीजीआई में भेजा जाता है। पीजीआई की रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट से होते हैं बहुत बड़े खुलासे, और ये रिपोर्ट केस को एक अलग ही डायरेक्शन में ले जाती है। एक तरफ तो ये रिपोर्ट और दूसरी तरफ 18 तारीख यानी कि सोमवार के दिन पुलिस एक और बड़ा खुलासा करती है। जैसा लगता है कि केस को इन्होंने क्लोज ही कर दिया है। पुलिस बताती है कि 13 अगस्त को मनीषा की डेड बॉडी के पास से मनीषा का एक बैग मिला था। उस बैग के अंदर एक सुसाइड नोट था, और इस बात का भी दावा करती है कि इस पर लिखी हुई हैंडराइटिंग मनीषा की है। और मनीषा के फादर इस चीज से मना करते हैं। मनीषा के प्ले स्कूल से कुछ दूरी पर एक दुकान थी जहां से मनीषा ने एक पॉइजन लिया था, कीटनाशक, जिस बात को कंफर्म उस दुकानदार का ओनर करता है। रिपोर्ट भी मौत की वजह को पॉइजन ही बताती है, और सेम सब्सटेंस बॉडी से मिले हैं। और सबसे बड़ी वजह जो इस केस को इस डायरेक्शन में पुश करती है वो था कि बॉडी के साथ कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ था, और ना ही किसी भी तरीके का केमिकल या फिर एसिड चेहरे पर फेंका गया था। लेकिन इस केस के अंदर कुछ ऐसे एंगल्स हैं जिनकी वजह से सवाल हमेशा खड़े होंगे। 13 तारीख को मनीषा की बॉडी जब पुलिस को मिलती है तो डिकम्पोज वाली स्टेज पे होती है। इसका मतलब है कि मरे हुए 1 या 2 दिन हो चुके हैं। 2 दिन से लाश वहां पे पड़ी है। गांव में किसी ने नहीं देखा होगा, जानवरों ने खाया, किसी ने नहीं देखा होगा, और एकदम अचानक से सोमवार के दिन इस पूरे केस को सुसाइड का एंगल मिल गया। अभी इस केस के अंदर ऐसा लगता है कि और भी खुलासे होने बाकी है। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इस हादसे को टाला जा सकता था अगर पुलिस टाइम पे रिएक्ट करती? और इस पूरे सिनेरियो को देख के आपको क्या लग रहा है कि इसके अंदर और कितने एंगल्स हैं जो मिस रह गए पुलिस से? बी सेफ। सी यू नेक्स्ट फाइल।